नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोगों ने अभी डेली करेंट अफेयर सीरीज शुरू किया हुआ है। तो इसमें हम लोग डेली जो आज का एक दिन का करंट अफेयर्स होता है उसको डिस्कस करते हैं, इसके सवाल जवाब करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है। हाल ही में कहाँ हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय टेली सर्जरी किया गया है। रोबोटिक प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि आपको रोबोट्स का यूज करना है। किसका यूज करना है साथियों? रोबोट्स का यूज करके और फिर क्या करना है, आपको हृदय का टेली सर्जरी करना है। टेली सर्जरी को समझ सकते हैं साथियों। टेली सर्जरी क्या होता है? ये एक तरह की ऐसी सर्जरी होती है, ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें दो सेंटर्स होते हैं, दो ऑपरेशन थिएटर होंगे। ये ऑपरेशन थिएटर कहीं और होगा, ये ऑपरेशन थिएटर कहीं और होगा, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे वर्चुअली। आपके जो वर्चुअली ये क्या है, कनेक्टेड है, वर्चुअली कनेक्टेड होंगे। और फिर एक सेंटर से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और दूसरे सेंटर पे ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस तरह का जो भी सर्जरी होता है इसको क्या बोलते हैं? टेली सर्जरी बोलते हैं साथियों। तो इसी में सवाल है कि पहला हृदय टेली सर्जरी पूरे दुनिया का कहाँ किया गया है, जो कि रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके किया गया हो। तो रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके पूरे दुनिया का पहला हृदय टेली सर्जरी कहाँ किया गया है? इसके विकल्प आपके पास हैं, भारत, चीन, जापान या फिर अमेरिका। तो क्या लगता है साथियों, कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। तो इसका सही जवाब है भारत। हमारा देश भारत, भारत में यह कारनामा किया गया है। पहली बार रोबोटिक प्रणाली द्वारा दुनिया का पहला हृदय टेली सर्जरी किया गया है। लगभग लगभग 280 से भी ज्यादा किलोमीटर, 280 प्लस किलोमीटर की दूरी पे दो अलग अलग सेंटर, एक सेंटर आपको बनाया गया है गुरुग्राम में, जबकि दूसरा सेंटर बनाया गया है जयपुर में। और यहाँ से इंस्ट्रक्ट करके पूरे के पूरे टेली सर्जरी को कामयाब बनाया गया है साथियों। देख सकते हैं यह खबर। भारत में चिकित्सा क्षेत्र का यह पहला मौका है जब देश का पहला मेड इन इंडिया, ये भी ध्यान रखना है साथियों, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट जो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था। सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम होते हैं जो सर्जिकल, जो क्या करते हैं, सर्जरी करने में मदद करते हैं, उस तरह के रोबोटिक सिस्टम जिसका नाम क्या है? एस एस आई मंत्र 3। यह ध्यान रखना है साथियों, एस एस आई मंत्र 3। तो इसके द्वारा क्या किया गया है? 286 किलोमीटर, 280 से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी पे दो अलग अलग आपके रोबोटिक कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी किया गया है, जिसमें एक सेंटर जो था वो आपका गुरुग्राम था, जबकि दूसरा सेंटर जयपुर का मणिपाल अस्पताल था। तो यहाँ पे टेली सर्जरी के माध्यम से जटिल कार्डियक, कार्डियक वर्ड जो यूज होता है साथियों, जीव विज्ञान में कार्डियक शब्द यूज होता है हृदय से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को जानने के लिए। तो कार्डियक प्रक्रियाओं को बहुत कम समय में पूरा किया गया है साथियों। ध्यान रखिएगा, यह कारनामा किसने कर दिखाया है? तो भारत में यह डॉक्टरों के द्वारा किया गया है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में लगातार तीसरी बार, ध्यान रखना है साथियों, लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर, ये थोड़ा संदेहास्पद शब्द है, चुनाव जीतकर, क्योंकि अभी मीडिया में और उनके विपक्ष के द्वारा बहुत ज्यादा आरोप लगाया जा रहा है कि यह चुनाव जीता नहीं गया है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हो या न जीते हो, लेकिन निकोलस मदुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो विकल्प है आपके पास साथियों, घाना, लेबनान, वेनेजुएला या फिर श्रीलंका। तो क्या लगता है साथियों, कौन सा इसका सही जवाब है? तो निकोलस मादुरो जो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं, तो शपथ ग्रहण इनका हो गया है साथियों। भले ही विपक्ष का कहना हो या कई अंतर्राष्ट्रीय पश्चिमी मीडिया का भी कहना है, जो वेस्टर्न मीडियाज है उनका भी कहना यही है कि यहाँ धांधली किया गया है, राष्ट्रपति के जो ताकत है उनका अनैतिक इस्तेमाल किया गया है साथियों। लेकिन ये शपथ ले चुके हैं तो इनको राष्ट्रपति हम बोलेंगे, जिनका नाम क्या है? निकोलस मादुरो। तो यह किस देश के हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से यह बने हुए हैं राष्ट्रपति के पद पर। और इस बार भी चुनाव जीता है या नहीं जीता है, इनका तो दावा है कि चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन विपक्ष का दावा है कि धांधली की गई है चुनावों में। क्या किया गया है साथियों? धांधली किया गया है। तो उस तरह का धांधली किया गया है और उसके द्वारा यह खुद को राष्ट्रपति बनाने में फिर से सक्षम हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेनेजुएला की खबर है कि चुनाव में हार के पुख्ता सबूत होने के बावजूद, वैसे यह न्यूज जो है आपकी वेस्टर्न मीडिया की है, तो वेस्टर्न मीडिया बहुत सारे न्यूजों को अपने प्रोपागेंडा की तरह भी इस्तेमाल करती है, फिर भी ऐसा माना गया है
जो कि वहां के विपक्ष का भी कहना है। वहां पे आप देख सकते हैं कि विपक्षी दलों और कई देशों ने मदुरो की चुनावी जीत पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि मादुरो ने चुनाव जीतने के लिए धांधली की है। तो कई देश इसमें लगे हुए हैं साथियों। तो हो सकता है कि यह खबर जो है पुख्ता भी हो, सही भी हो सकता है, जो कि इन्होंने धांधली की हो, और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब बात स्पष्ट होगा तो हम लोग इस पे फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है कि लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है किन्होंने? निकोलस मादुरो। ध्यान रखना है साथियों, निकोलस मादुरो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है यूएनईपी। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 2024 से किसे सम्मानित किया गया है साथियों? पहले ध्यान रखना है कि यह यूएनईपी है क्या? तो यूएनईपी है आपका यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म बता देता हूं साथियों, यूनाइटेड नेशन का जो आपका इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मतलब हुआ साथियों, इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि जो भी आपको आपका इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती है, तो उसको देख रेख करने का जो संस्था है उसका नाम क्या है? यूएनईपी। और यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना है साथियों, विकल्प है इसके माधव गाडगिल, या फिर रजत वर्मा, या फिर अर्शदीप सिंह, या फिर वी नारायणन। तो ध्यान रखना है साथियों कि यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे दिया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है साथियों माधव गाडगिल। यह बहुत ही लंबे समय से भारत के कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरणविद हैं। और उसके बाद एक उसमें शाखा होती है स्थायिकी, उसके भी बहुत बड़े जानकार हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यह इनकी तस्वीर है, माधव गाडगिल। बहुत ही सिंपल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत ही बड़े पर्यावरणविद है। और देख सकते हैं भारतीय पारिस्थितिकीविद भी है। पारिस्थितिकी होता है आपका एक यही जो इन्वायरमेंट है, जो आपका उसी का एक ब्रांच है पारिस्थितिकी, वहां के भी है। और भारत के पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक भी हैं साथियों। साथ ही साथ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के भी पहले सदस्य रह चुके हैं। और इनके द्वारा एक पैनल बनाया गया है जिसे गाडगिल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें 2024 में इनके जीवन काल उपलब्धि, लाइफ टाइम अचीवमेंट के कारण पृथ्वी चैंपियन के नाम से जो पुरस्कार दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। ध्यान रखना है साथियों, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है पृथ्वी चैंपियन, यह दिया गया है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट जीवन काल की उपलब्धि के तौर पे दिया जाता है साथियों। नाम है इनका माधव धनंजय गाडगिल। ध्यान रखना है साथियों, माधव धनंजय गाडगिल। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? इस राज्य के पुलिस द्वारा फीडबैक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। फीडबैक प्रणाली में क्या होगा? जनता जो है वह पुलिस के रवैये को देख करके क्या करेगा? खुद अपना इसमें क्या देगा? अपना फीडबैक देगा उसमें कि किस तरह का आपका पुलिस का क्या सर्विस है। तो इस तरह का बहुत ही नया तरह का इनिशिएटिव है, जो कि बहुत ही जबरदस्त नवाचार है। और इससे लोगों में बहुत सारा आपका अवेयरनेस फैलेगा। साथ ही साथ पुलिस भी खुद को ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा जिम्मेवार इसमें महसूस करेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में होगा उनको फीडबैक देने का। देखते हैं कितने तरह से यह सुचारू रूप से चलता है। तो इसके विकल्प हैं आपके सिक्किम, पंजाब, कर्नाटक, या फिर तेलंगाना। तो क्या लगता है साथियों, फीडबैक प्रणाली किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? सिक्किम, पंजाब, कर्नाटक, या फिर तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है साथियों तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा यह शुरू किया गया साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे खबर, तो खबर आ चुकी है कि तेलंगाना पुलिस ने क्या किया है? एक अभिनय और प्रौद्योगिकी संचालित नागरिक प्रतिक्रिया पहल ही होता है फीडबैक। यही क्या होता है साथियों? फीडबैक। तो फीडबैक यहाँ से दिया जाएगा साथियों। और इसके लिए डीजीपी जो है डॉक्टर जितेंद्र, इन्होंने अध्यक्षता की है और एक वर्चुअल मीटिंग किया गया है, जिसमें कि पुलिस अधिकारी और आयुक्त बहुत सारे इसमें साथ में रहे हैं। और इसके अतिरिक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी देखिए साथियों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी बात किया गया है। सीओई सीआईडी द्वारा प्रबंधित नागरिक प्रतिक्रिया कॉल सेंटर के माध्यम से आउटबाउंड कॉल के जरिए भी फीडबैक लिया जाएगा। इसमें कॉल के द्वारा भी क्या किया जाएगा? फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही साथ क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम को भी लागू किया गया है। तो देख लीजिए साथियों, यहाँ पे क्यूआर कोड से भी आप क्या कर सकते हैं? क्यूआर कोड के द्वारा भी आप फीडबैक दे सकते हैं, या फिर कॉलिंग के द्वारा भी,
कॉल सेंटर्स रहेंगे जो कि आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे रहेगा, और उसके द्वारा आउटबाउंड कॉल आएगा जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे खबर छपी है, तेलंगाना पुलिस ने सिटीजन फीडबैक, और यहाँ पे ये आपका जो क्यूआर कोड है लगा दिया है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कैन करके अपना फीडबैक भेज सकते हैं। यहाँ पे इनके जो मुख्यमंत्री है इनका फोटो लगा हुआ है। मुख्यमंत्री का नाम ध्यान रखिएगा साथियों, इनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी की सरकार है, और इन्होंने यह एक नई पहल जो कि बहुत ही जबरदस्त है और समाज सुधार के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है हमारा, ड्यूमा बोको। ड्यूमा बोको जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इनको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है साथियों, ड्यूमा बोको को? तो इसके आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है आपका, पहला विकल्प है घाना, या फिर सूडान, या फिर बोत्सवाना, या फिर वियतनाम। तो क्या लगता है साथियों, ड्यूमा बोको, ड्यूमा बोको जो है वह किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुके चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों बोट्सवाना। बोट्सवाना जो है साथियों आपका जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, जो ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, इस अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का ही एक यहाँ दक्षिणी में, दक्षिण क्षेत्र जो क्षेत्र है वहां पे एक देश है बोट्सवाना, बगल में इसका यहाँ पे नामीबिया है, फिर इधर जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है। तो इस तरह के देशों से घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा इसका क्षेत्र जो है, ध्यान रखना है साथियों, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका का बहुत बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल के अंदर ही आता है इसका क्षेत्र, पूरा फ्लैट क्षेत्र है। देखते हैं इसके बारे में खबर, देख लेते हैं। बोट्सवाना के 58 साल से सत्तारूढ़ पार्टी को हराकर नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको इस वक्त दुनिया में चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से, समझ सकते हैं साथियों, 58 साल से सत्ता में पिछली पार्टी बनी हुई थी, और उनको हरा करके ड्यूमा बोको ने नया अपना यहाँ पे पद संभाला है। और इसके लिए पीएम मोदी ने भी और हर एक देश के जो बड़े बड़े नेता हैं सबने इनको शुभकामनाएं भेजी है। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं एक्स पर, मोदी जी ने, बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर बधाइयां, आपके सफल कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं भेजें, और साथ ही साथ दोनों में, जो दोनों देश के बीच में द्विपक्षीय संबंध है उसको और मजबूत करने के लिए निकटता से काम करने को लेकर दोनों उत्सुक हैं। आप समझ सकते हैं साथियों, भारत जो है, भारत के लिए अफ्रीका जो है बहुत ही बड़ा, अफ्रीका जो है बहुत ही बड़ा बाजार है साथियों। तो अफ्रीका को लुभाना बहुत जरूरी है, अफ्रीका के साथ बहुत बेहतर संबंध भारत रखेगा। तो यह भारत के हर एक सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, और पूरे भारत के जो जीडीपी है, भारत का जो जीडीपी है, इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होता है उसको यहाँ पे खपाया जा सकता है, और इससे भारत मुनाफा कमा सकता है साथियों। नए देशों से संबंध बनाना किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी होता है, उसके आर्थिक और सामाजिक हर तरह के नए नए पहल करके देश को जोड़ा जा सकता है साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले एक दशक का मतलब होता है साथियों 10 साल। तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि 10 साल, पिछले 10 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किसमें? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है साथियों, जानते होंगे, नेशनल हाईवे, आजकल तो बहुत ही चर्चा में है नेशनल हाईवे। हमारे जो सड़क परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, आप लोग जानते होंगे नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी जो कि हाईवे किंग भी माने जाते हैं, जो हाईवे किंग है, हाईवे किंग माने जाते हैं भारत के। और बहुत ही भारी मात्रा में इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस साल का भी जो बजट है हाईवे के लिए लगभग लगभग 1,50,000 इतना करोड़ का बजट है साथियों। तो बहुत ही तेजी से इस पे कार्य चल रहा है। तो आप लोग को बताना है विकल्प इसके पास क्या है आपके पास। तो पहला विकल्प है 11%, दूसरा विकल्प है 20%, या फिर 25%, या फिर 60%। पिछले 10 साल में जो, मतलब समझिए कि जब से भारत के पास बहुत सारा रेलवे था, बहुत सारा राष्ट्रीय राजमार्ग था, एनएच था, लेकिन पिछले 10 साल में जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो नया बढ़ा है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है साथियों 60%। बहुत ही बड़ा बूम है साथियों, ध्यान रखिएगा। बहुत ही बड़ा यहाँ पे पहल किया गया है, और बहुत ही बड़ा यह जरूरी कदम था, जो कि कम्युनिकेशन के, किसी भी देश के लिए जो कम्युनिकेशन होता है, जो आपका परिवहन होता है, वह बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि परिवहन के द्वारा ही हर एक तरह का सर्विस हमको पहुंचाया जाता है। अगर परिवहन में कॉस्ट ज्यादा लगेगा, अगर परिवहन में ही महंगा होगा, जैसे सपोज मान लीजिए दिल्ली में कोई एक सामान बन रहा है, ये है दिल्ली, दिल्ली से आपका सामान मान लीजिए आना है यहाँ पे कानपुर में। अगर दिल्ली से कानपुर की दूरी बहुत ज्यादा होगी तो ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में बहुत ज्यादा खर्च होगा।
अगर खर्च बहुत ज्यादा होगा तो हमारे पास भी जो सामान आएगी उसका भी कीमत क्या हो जाएगा साथियों, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण परिवहन बहुत ही जरूरी है। और नितिन गडकरी जी ने तो कसम खाया हुआ है कि भारत को क्या करना है, जो राजमार्ग है इस क्षेत्र में अमेरिका से भी ऊपर ले जाना है साथियों। तो देख सकते हैं इसका जो खबर है, खबर इसमें देख सकते हैं साथियों, खबर यहाँ पे आ चुका है, खबर को भी देख सकते हैं। एक बार आप लोग खबर देख ले, खबर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। खबर है साथियों हमारे पास की लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे का जो लेंथ है उसके बारे में खबर है कि भारत में कितने प्रतिशत की इंक्रीज हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज आपका दिया हुआ है 60%, ध्यान रखिएगा 60% इन लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी अनुराग जैन के द्वारा यह जो है बताया गया है। और देख लीजिए एक और जानकारी देख लें, सबसे बड़े रेल रोड नेटवर्क वाले टॉप 10 देश। तो टॉप 10 देश में पहला देश यूएसए है साथियों, दूसरा देश है चीन और तीसरा देश है भारत। अब ये मत सोचिएगा साथियों कि भारत बहुत ज्यादा पीछे है, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो यूएसए और चीन है, यूएसए और चीन जो है इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है साथियों, इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है। अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो आपकी सड़क की लंबाई भी क्या हो जाएगी साथियों, बहुत बड़ा हो जाएगी। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देख ले तो सबसे पहले स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे है कनाडा, तीसरे स्थान पे है चीन, चौथे स्थान पे है साथियों आपका अमेरिका, पांचवें स्थान पे है ब्राजील, छठे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। अगर छठे स्थान पे देखा जाए तो यह कौन सा देश है साथियों, ऑस्ट्रेलिया। और फिर उसके बाद जो है भारत का रैंकिंग आता है साथियों, 7वें स्थान पे भारत है। समझ सकते हैं भारत तो बहुत नीचे है, क्षेत्रफल बहुत कम है भारत का। चीन और अमेरिका के तुलना में फिर भी सड़क जो है, सड़क के क्षेत्र में भारत इनसे बस, चीन से तो बहुत कुछ ही पीछे है। चीन से बस देखिए, चीन के पास 70,000 जो 70 लाख किलोमीटर का है, इतना ही रेंज है। और ये बहुत तेजी से यहाँ पे कार्य चल रहा है। तो हो सकता है कि अगले 1-2 साल में क्या हो, इसको भी पूरा कर लिया जाए साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क। मेट्रो रेल नेटवर्क की रेस लगी हुई है साथियों दुनिया में, इसमें भारत का स्थान क्या है। तो ये आपको बताना है साथियों कि भारत अभी किस स्थान पे है मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने में और उसको सुचारू रूप में चलाने में। तो विकल्प है आपके साथ, आपके पास साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो क्या लगता है साथियों भारत का स्थान कौन सा है। तो रेलवे का जो मेट्रो रेल है उस नेटवर्क में भारत का स्थान अभी पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे साथियों, तीसरे स्थान पे भारत चल रहा है। तो यह भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। देख सकते हैं साथियों, तो पांचवी दुनिया की, ये भी ध्यान रखना है साथियों कि दुनिया का जो पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, ये पांचवी तो अभी नहीं रही, अब धीरे 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 क्या हो रहा है, बहुत तेजी से पांचवा के बाद अब यह अभी भारत का जो लक्ष्य है ये तीसरे पायदान पे जाने का है साथियों। पूरे अर्थव्यवस्था में भी भारत खुद को तीसरे पावदान पे भेजने के चक्कर में है। चौथे पावदान पे लगभग लगभग पहुंचने वाला है, तीसरे पावदान तक जाने की उम्मीद है, अगले 2-3 साल में यहां तक पहुंच सकता है साथियों। ठीक है, तो भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क जो है वो बढ़कर अब 1,000 किलोमीटर का हो चुका है साथियों। भारत में 1,000 किलोमीटर का रेलवे जो का मेट्रो रेल नेटवर्क है वो हो चुका है। और इस नेटवर्क के साथ भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, समझ सकते हैं साथियों कि तीसरा सबसे बड़ा जो है यह नेटवर्क वाला देश बन चुका है। और इससे क्या होता है साथियों, यातायात में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, सुविधा होगा। यातायात का अगर आपको सुविधा होगा, परिवहन का सुविधा होगा, तो इससे आपके देश में जो भी गुड्स हैं या फिर सर्विस है उसका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट भी क्या होता है साथियों, डिक्रीज होता है। कॉस्ट भी आपका घटेगा, लागत कम होगा तो आपको सामान जो है वह सस्ता में मिलेगा। देख सकते हैं मात्र 35 से 40 मिनट में क्या कर सकते हैं, मेरठ पहुंच सकते हैं, दिल्ली से मेरठ। तो यही इसका फायदा है साथियों। और मेट्रो की शुरुआत 1984 में की गई थी। मेट्रो की शुरुआत 1984 में कोलकाता में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन चला था। और साथियों भारत में अगर कभी पूछा जाए कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है साथियों, तो मेट्रो मैन में आपको ध्यान रखना है नाम एक ई ई श्रीधरन। ई श्रीधरन जो है इनका नाम ध्यान रखना है साथियों। दिल्ली मेट्रो के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, पहले सिविल इंजीनियर थे, और सिविल इंजीनियर थे और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इनको मेट्रो मैन कहा जाता है साथियों। इनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है, मेट्रो मैन। मेट्रो के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, मेट्रो मैन है भारत के। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, अगले हफ्ते भारत आने वाले थर्मन सन्मुगरत्नम जो है यह किस देश के राष्ट्राध्यक्ष है। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष है को बताना है साथियों, थर्मन
शनमुगरत्नम, या सिंगापुर के, या फिर इंडोनेशिया, या फिर ब्रुनेई, या फिर मलेशिया? क्या लगता है साथियों किस देश के हैं यह जो थर्मन शनमुगरत्नम है? यह सिंगापुर के हैं, इंडोनेशिया के हैं, ब्रुनेई के हैं, या फिर मलेशिया? ध्यान रखना है साथियों, इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर के हैं साथियों। देख सकते हैं खबर, जो भारत आने वाले हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम 15 जनवरी को भारत की यात्रा करेंगे, और भारत और सिंगापुर के बीच जो 60 साल का यह राजनीतिक संबंध है उसको लेकर के एंजॉय किया जाएगा। और उसके बाद इस दौरान क्या है, ऊर्जा औद्योगिक पार्क मतलब इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। कौशल विकास जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्र पे भी क्या किया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा साथियों। बहुत सारे यहाँ पे द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है और बहुत सारा नया नया संबंध बनाया जाएगा। दोनों एक दूसरे में अपने आप को आगे बढ़ाने के अवसर ढूंढ रहे हैं साथियों। चलते हैं अब आगे। तो अगला सवाल है आपका, हाल ही में ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के विषय पर हुए क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? बहुत ही बड़ा विषय है ड्रग ट्रैफिकिंग। बहुत बड़े बड़े देश जो हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के शिकार हो चुके हैं। जैसे अभी हाल में सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का जो जो अब क्षेत्र है जो कि अभी इसको भुगत रहा है वो है आपका यूएसए। अमेरिका में तो ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ही ज्यादा भर भर के है। इसके दो पड़ोसी देश, एक तो कनाडा है और दूसरा है आपका मेक्सिको। तो दोनों के दोनों देश जो कि इसके उत्तरी और दक्षिणी सिरे पे हैं, इन दोनों देशों के द्वारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रग को स्मगल किया जा रहा है अमेरिका में। इसी कारण अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति इलेक्ट हैं, ये भी ध्यान रखना है साथियों, जो डोनाल्ड जे ट्रंप हैं, उनका कहना है कि मैं आते के साथ ही, जैसे ही मैं पावर में आऊंगा, तुरंत कम से कम 25% का टेरिफ बढ़ाऊंगा साथियों। तो 25% का टेरिफ दोनों देशों पे बढ़ाना है, जो कि क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका से तो बहुत सारा व्यापार कर रहे हैं, व्यापार सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब होता है कि जितना अमेरिका को यह सामान बेचते हैं उतना खरीदते नहीं है, मतलब पैसा इनके पास ज्यादा बच रहा है। तो कनाडा और मेक्सिको जो है ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं, लेकिन इस तरह से फायदा भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले गेट से क्या कर रहे हैं, या ड्रग का भी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ ड्रग ट्रैफिकिंग तो है ही, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डंकी मार्ग, अभी पिछले वर्ष मूवी आई थी एक डंकी। तो एक पिछले वर्ष मूवी डंकी आई थी जिसमें क्या करते हैं, गलत गलत रास्तों से जो अप्रवासी हैं इनको भी भेजने का कारोबार चल रहा है साथियों। तो इसके कारण यहाँ के जो राष्ट्रपति इलेक्टेड हैं, जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, डोनाल्ड जे ट्रम्प, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। और वहां की जनता भी बहुत ज्यादा दुखी है इस तरह के जो भी इनके कारनामे हैं इसके कारण। तो उसी तरह का समस्या यह बहुत ही बड़ा समस्या होता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा होता है उसके लिए बहुत ही बड़ा समस्या होता है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। मानव रिसोर्स, जो भी आपका मानव संसाधन है, उसको बर्बाद किया जा सकता है। इसकी क्षेत्रीय सम्मेलन हुए है भारत में, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? देखते हैं साथियों। तो विकल्प है आपके पास अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, या फिर नीतीश कुमार। तो बताना है साथियों किसने की होगी। तो इसका सही जवाब है साथियों अमित शाह। भारत के जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय का ही यह पूरा का पूरा आपका दायित्व है इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों, ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे बैठक की है, और ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के इन्होंने एक अध्यक्षता की है। यहाँ सम्मेलन हुआ है, यहाँ देख सकते हैं साथियों। एनसीपी के भोपाल जोनल यूनिट के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी किया गया है। मानस टू हेल्पलाइंस के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार की संकल्पना भी की गई है, और किसी भी तरह से ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़े का भी शुभारंभ कर दिया गया है साथियों। ध्यान रख सकते हैं कि ड्रग विनष्टीकरण मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रग को नहीं आने देना है। ठीक है, तो ड्रग टेरर को पूरी तरह से रोकना है। इसके लिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसके द्वारा भी इस सम्मेलन का उद्देश्य ड्रग तस्करी की बढ़ती समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव, ड्रग्स अगर बढ़ेगा साथियों तो बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जो हमारे देश का, यहाँ से देख सकते हैं ये जो है दार्जिलिंग है, यहाँ से सिक्किम, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र अभी अशांत चल रहा है। तो इसका कारण क्या है साथियों, यहाँ बांग्लादेश है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट अशांत चल रहा है। यहाँ म्यांमार बॉर्डर पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रग्स को स्मगल किया जाता है साथियों, और इसके द्वारा भारत को भेज करके और इससे पैसा कमाया जाता है। यहाँ नागालैंड के भी, मणिपुर के कई जंगलों में भी, जंगल के अंदर के किनारों में ऐसा माना जाता है कि ड्रग्स का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, खेती हो रहा है, और ओपीएम का जो अफीम है, और फिर इसको सेल करके और यहीं से नए नए जो आर्म कारतूस खरीदे जा रहे हैं, कारतूस और बहुत तरह के नए आधुनिक यंत्र, जिससे कि सरकार के खिलाफ क्या किया गया है,
एक तरह का युद्ध छेड़ा गया है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। अभी खबरों में आपने देखा होगा कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, नागालैंड में इस तरह का विद्रोह हो रहा है। तो इस पे कंट्रोल के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ड्रग्स से पैसे आते हैं और उसके बाद फिर उसको टेरर में यूज किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया है, जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने एक बैठक की है और इस पे बहुत ही कड़ा कानून लेकर के आ रहे हैं, इस पे कंट्रोल किया जा रहा है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगला सवाल हमारा ये रहा, अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के एआई समिट में हिस्सा लेंगे। एआई समिट है साथियों, एआई समिट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी हाल के समय में क्या है, बहुत ही तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका समिट है, यह किस देश में होने वाला है, इस बारे में बताना है साथियों। तो क्या लगता है यह किस देश में होने वाला है, तो इसके आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है। हाल ही में ये रहा सवाल, हाँ, हाल ही में किस देश में इसका हिस्सा लेने जाएंगे, नेपाल, भूटान, फ्रांस या फिर श्रीलंका। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यह अभी अगले महीने होने वाला है, फरवरी में होने वाला है इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में चैट जीबीटी या एआई बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो इसका मीटिंग होना है फ्रांस में, फ्रांस में जो इसका मीटिंग होना है अगले महीने फरवरी में। और वहीं पे जाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री भी, देख सकते हैं, पीएम मोदी टू अटेंड एआई समिट इन फ्रांस। फ्रांस में एआई समिट को ये अटेंड करने वाले हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने इनको बुलाया है, इनको संदेश भेजा है। और यहाँ पे इसका नाम क्या है, समिट ऑफ एक्शन। समिट ऑफ एक्शन, एआई पे यह एक्शन पूरा, एआई पे यह पूरी की तरह से समिट किया जाएगा। और फरवरी 11 से लेकर के 12 तक, फरवरी 11-12 को यहाँ समिट होगा और इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री है वो जाने वाले हैं साथियों। चलते हैं आगे। अच्छा साथियों, 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। हमारे द्वारा जो राणा सर एंड टीम है, राणा सर एंड टीम के द्वारा एक नया बिहार बोर्ड का कोर्स लॉन्च किया गया है साथियों। तो 10th बिहार बोर्ड के लिए सफल बैच की शुरुआत की गई है। इसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आपको रीड कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे। अगर यह लाइव सेशन नहीं कर पा रहे हैं, असक्षम है, तो यहाँ रिकॉर्डिंग को भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे, इसमें पूरी तरह से क्लास किए जाएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। सेपरेट डाउट क्लास होगा, डाउट क्लास अलग से कराया जाएगा साथियों। हर वीकली डाउट क्लास होगा और डाउट क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। और 3 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, मतलब गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तीनों में आपको 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने की गारंटी दी जाएगी। और बहुत ही दिनों से हमारा यह बैच चल रहा है, पिछले साल का बैच भी चल रहा है, लेकिन यह नया साल जो 10th, अभी तो नहीं, अगले साल जो 10th देने वाले हैं, मतलब जो अभी 9th क्लास में है या फिर जो 9th क्लास में है, जो अगले साल 10th देंगे, उनके लिए यह बैच शुरू किया गया है साथियों। अभी से शुरू है, नेक्स्ट मंथ से शुरू है, बीच में 1 महीने का आपका ब्रिज कोर्स भी होगा। ब्रिज कोर्स का मतलब होता है साथियों कि 9th में अगर मान लीजिए 9th तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसको 1 महीने में इस तरह से सजाया जाएगा ताकि आप फिर अगले महीने से, मार्च से, फिर 10th को अच्छे से पढ़ पाए, उसको समझ पाए। और इसके लिए कीमत तो देख सकते हैं साथियों, न के बराबर कीमत है, कीमत तो है ही नहीं कुछ। कीमत है मात्र 249, मात्र 249 रुपए, बहुत ही मिनिमम कीमत है साथियों। ऐसा तो बहुत ही सस्ता बैच है। और अगर आप मान लीजिए इससे जुड़ना चाहते हैं, तो एक नंबर मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, इस पे आप कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7292850421। इस नंबर पे कॉल करके इससे जुड़ी सूचना को ले सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यहाँ है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किस देश ने कैंसर की दवा बनाने की घोषणा की है। कैंसर की दवा बनाने की घोषणा किया गया है, ऐलान किया गया है साथियों, किस देश के द्वारा किया गया है। तो विकल्प है आपके पास श्रीलंका या नेपाल या फिर इंडोनेशिया या फिर रूस। तो इसका सही जवाब है साथियों रूस। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने सामने आकर के मीडिया में यह बात बताया था कि हमने जो है कैंसर की दवा खोज ली है साथियों। तो यह मदद करने के लिए भी तैयार हैं, वैक्सीन से कैंसर ट्यूमर का इलाज करने में मदद मिल सकता है, इन्होंने बोला है। इस पे क्लिनिकल जो ट्रायल है वो हो चुका है। यह एक तरह का mRNA वैक्सीन है। mRNA का मतलब क्या होता है साथियों, mRNA होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है साथियों। यह क्या करता है, जो भी आपके अंदर जो कैंसर का सेल है उसको क्या करेगा, उसके डीएनए में ही जाके, आरएनए में ही जाके बदलाव कर देगा और जिससे वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कई दिनों से इस पे चर्चा चल रही थी और इन्होंने बोला है, अभी तक इसका किसी को भी प्रॉपर सबूत तो नहीं दिया गया है, कभी इसका
जो एक्सपेरिमेंट है इसका अभी परिणाम नहीं पता चला है, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है, तो हो सकता है कि इन्होंने बना लिया हो साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हीम कवच, ध्यान रखना है साथियों, हीम कवच जो एक क्या है, मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम है, मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम है। यह किस संस्था के द्वारा डिजाइन किया गया है? हीम हीम कवच, हीम कवच मतलब बर्फ में रहने के लिए। तो बहुत सारे पता है साथियों आप लोगों को, हमारे जो सैनिक होते हैं, हमारे सैनिक लोग क्या करते हैं, बर्फ में रहते हैं साथियों, तो उनको अलग अलग तरह के परिस्थिति में रहना पड़ता है, तो उनके लिए एक मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम बनाया गया है। किस संस्थान ने इसका डिजाइन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आईआईटी बॉम्बे, आई इसरो, या फिर डीआरडीओ, या फिर आईआईएसईआर भोपाल। तो क्या लगता है साथियों, कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है साथियों डीआरडीओ। तो डीआरडीओ जो संस्था है उसके द्वारा हिम कवच बनाया गया है साथियों, देख सकते हैं यह हिम कवच है। यहाँ हिम कवच जो हमारे सैनिकों के लिए बनाया गया है, जो हमारे देश का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ ने, इन्होंने इसको डेवलप किया है। यह एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में आपको सरवाइव करने में और प्रोटेक्ट करेगा हमारे सोल्जर्स को, जो हमारे सैनिक है। इसका जो रेंज है तापमान का 20 डिग्री से लेकर के -60 डिग्री। आपको पता है साथियों हमारे जो देश के सैनिक है वो सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स पे भी रहते हैं, तो सियाचिन में भी रहते हैं जहाँ बहुत ही ठंड होती है, -30 -40 डिग्री, तो वहाँ टेम्परेचर हमेशा रहता है। तो उस तरह के इलाके में भी इस तरह का जो सूट है, इस तरह का लिबास आप पहन सकते हैं, देख सकते हैं आर्मी के कलर में इसको प्रिंट भी किया गया है साथियों। ये आर्मी के खेल के लिए है, या स्पोर्ट्स या पीटी वगैरह के लिए। तो उस तरह से अलग अलग तरह से इसको डिजाइन किया गया है, इसको पहन करके क्या कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो सैनिक है उनकी रक्षा होगी और उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाया जाएगा। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, वाटर 360 डिग्री। वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है साथियों? वाटर 360 डिग्री जो है, यह सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो यहाँ विकल्प है आपके पास, विशाखापट्टनम, रायपुर, मुंबई, या फिर गोवा। क्या लगता है साथियों, कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर में वाटर 360 सम्मेलन को शुरू किया गया है साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं यह जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं यह, इनका नाम है अरुण साव। क्या नाम है साथियों? अरुण साव। इन्होंने 57वें वार्षिक अधिवेशन में 400 जल वैज्ञानिकों को बुलाया है, विशेषज्ञों को बुलाया है, और इसका समापन 12 जनवरी को हो गया है, 12 जनवरी को हो गया है साथियों। और इसका थीम जो है 360, जल 360 डिग्री रखा गया था। ठीक है साथियों, तो इसका हर साल जो होता है, इसका अधिवेशन होता है, 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ को इसको दूसरी बार मिला है। छत्तीसगढ़ का सीएम का नाम भी ध्यान रख सकते हैं साथियों आप लोग, सीएम का नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इनका नाम है विष्णु देव साय, विष्णुदेव साय। ठीक है साथियों, तो छत्तीसगढ़ के सीएम है, ये वहाँ के बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वहाँ के उस राज्य के पहले जो आदिवासी जो जनजाति है, जनजाति सीएम भी है साथियों, तो ध्यान रखना है, इस तरह के सीएम है पहले, विष्णु देव साय। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में एएसएसओसीएचएम, एसोचैम के महासचिव के रूप में, एसोचैम के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? एसोचैम एक तरह का प्राइवेट कंपनी है जो कि सर्विस सेक्टर के लिए काम करता है, एजुकेशन, फाइनेंस, जो भी आपका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितना भी फिनटेक है, एडुटेक है, सारा कंपनी के लिए ये काम करता है। तो इसके महासचिव के रूप में, महासचिव जो है इसके किसे नियुक्त किया गया है साथियों? भारती कुलकर्णी, मनीष सिंघल, देवजीत सैकिया, या फिर वी नारायणन। तो बताना है साथियों, क्या लगता है सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है साथियों मनीष सिंघल। सही जवाब क्या है साथियों उसका? मनीष सिंघल। मनीष सिंघल को यहाँ पे देख सकते हैं साथियों खबर, यहाँ पे ये है आपके मनीष सिंघल, ये न्यूली न्यूली अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल का मतलब होता है साथियों महासचिव। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है महासचिव। एसोचैम के महासचिव के रूप में इनको दिया गया है। दीपक सूद इससे पहले थे, 5 वर्ष से काम कर रहे थे, उनकी जगह इनको रखा गया है, जो कि वित्तीय नींव को बहुत ज्यादा क्या किया है, मजबूत किया है। इससे पहले इन्होंने टाटा मोटर्स में, आयशर में, वोल्वो, फिकी, इस सब में बहुत लंबे समय से, लगभग 35 वर्षों से भी अधिक वर्षों का इनके पास अनुभव है। तो बहुत ही लंबे समय से इस तरह के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं साथियों मनीष सिंघल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, इनग्राम माइक्रो। इनग्राम माइक्रो ये क्या है? एक टेक कंपनी है, ये भी क्या है? एक टेक कंपनी है जो विदेशी कंपनी है, भारत में भी इसका सर्विस है। इसके ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप के अध्यक्ष, ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है साथियों? तो आपके पास यहाँ विकल्प है, वी नारायणन, रजत वर्मा, या फिर संजीव साहू, या फिर प्रमिला आहूजा। क्या लगता है साथियों किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है साथियों संजीव साहू। क्या साथियों? संजीव साहू। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, इनकी यहाँ पे तस्वीर है, तस्वीर से आप लोग जान सकते हैं कि ये कौन है। इनकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा इनका तस्वीर। ये है आपके संजीव साहू, जो कि इनग्राम माइक्रो बताया ही था, अभी एक
फाइनेंस कंपनी, फॉरेन कंपनी है जो अमेरिकी मूल की है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी उत्पाद और सेवाओं के लिए, जो भी आईटी सेक्टर में आपका कार्य हो रहा है उसके लिए है। इसका जो मुख्यालय है वो इरविन कैलिफोर्निया में है। ज्यादातर वहीं पे कैलिफोर्निया में ही बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं उनको रखा गया है और दुनिया भर में यह कार्य करती है। इसके जो है हेड के रूप में इनको जगह दिया गया है संजीव साहू को। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज का हमारा जो 15 क्वेश्चंस का जो डेली करंट अफेयर सीरीज में हमारा जो कार्य था इसको हमने पूरा किया है। आप लोग हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहें, हर दिन यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। और हाल ही में जो कुछ छात्रों की यह डिमांड थी कि सर एक हमारे हमको नया सीरीज शुरू करिए वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग का, डेली मेरे को 5 या 10 वर्ड मीनिंग का एक नया बैच शुरू करिए, नया सीरीज शुरू करिए। तो इस सीरीज के बारे में भी अब हाल ही में आपको सूचना मिल जाएगी और 2 से 3 दिन में यह नया सीरीज भी आपके पास आ जाएगा। इसको भी आप लोग इसी तरह से प्यार दीजिएगा साथियों। और आगे जो आपका पूरा का पूरा एक बैच जनरल कंपटीशन के लिए एक बैच अनाउंसमेंट होना है उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा साथियों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस पे बराबर आपको हर तरह की जो भी नौकरी से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सूचना है वो भी मिलती रहती है। 1 मिनट और आपका लेना चाहूंगा साथियों, आप लोग हमारे साथ भी हमने सूचना दी थी। 10th बिहार बोर्ड से जो भी इच्छुक आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी आपके घर में है, अड़ोस पड़ोस में है, उनको आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं और हमारे इस बैच से जोड़ सकते हैं और इसको सफल बना सकते हैं साथियों। चलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रखिए। इसी के साथ इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।